हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट क्लास में बेटा हमने फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर पेमेंट का कंसेप्ट किया था। उम्मीद है सबको क्लियर होगा टॉपिक। ठीक है, घर पे सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, वर्कशीट्स दी हैं वो भी आप करते रहिए। लास्ट टॉपिक में कोई भी डाउट है या अब तक के टॉपिक्स में कोई भी डाउट है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ आस्क। फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, कैसे भी करके नोट्स भी पढ़ते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। लेट अस सी कि फाइनल गुड्स होते क्या हैं, व्हाट आर फाइनल गुड्स। अभी हम इसकी थोड़ी सी मैं लेमन वाली लैंग्वेज करवा रही हूँ, लेमन वाली डेफिनेशन करा रही हूँ। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री and needs no value addition। हाँ जी, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड नीड्स नो वैल्यू एडिशन या विच रिक्वायर नो वैल्यू एडिशन। हाँ जी, फाइनल गुड्स यानी कि वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है और जिनमें वैल्यू एडिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उनमें सारी वैल्यू जितनी भी ऐड होनी थी वो सब ऐड हो चुकी है, फर्दर वैल्यू एडिशन की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो सबसे पहले इस फाइनल गुड्स को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है। प्रोडक्शन बाउंड्री हम कहते किसको हैं? तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज एक फार्मर है, एक किसान है या प्रोड्यूसर है, कुछ भी कह लीजिए, प्रोड्यूसिंग टमेटोज, टमाटर उगा रहा है, इसलिए मैंने एक फार्मर लिखा है, किसान लिखा है कि सपोज वो टमाटोज प्रोड्यूस कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहा है। ठीक है, अब टमाटर उगा के प्रोडक्शन करके टमाटोज की, ऑब्वियसली वो अपने लिए तो सारी कंजम्पशन नहीं कर लेगा, खुद तो नहीं रखेगा, मार्केट में जाके उनको सेल करेगा। ठीक है, उसने मिस्टर ए को दिए, हु मैन्युफैक्चर्स केचप, टोमेटो प्यूरी। उसने किसी मिस्टर ए को बेच दिए जो केचप बना रहा है, टोमेटो प्यूरी बना रहा है, एटसेट्रा, मतलब टमाटर से बनने वाली जो चीजें हैं उनकी प्रोडक्शन कर रहा है मिस्टर ए। ठीक है, आगे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दिए, हु इज हैविंग अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट है इनका, सेलिंग पास्ता जिसमें ये केचप है, टोमेटो प्यूरी, या फिर खाने पीने की कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सब चीज़ें बना के वो बेच रहे हैं। अब जो टमाटर बेचे फार्मर ने मिस्टर ए को, सपोज ये 1000 रुपए के बेचे टमाटर। ठीक है, उसके बाद जब मिस्टर ए ने टमाटर खरीदे तो उन टमाटरों में कुछ वैल्यू एडिशन की होगी, कुछ वर्क किया होगा केचप बनाने के लिए। टमाटर के अलावा और भी तो चीज़ें लगती हैं, जैसे मान लीजिए, मुझे नहीं पता क्या क्या लगता है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, सपोज सॉल्ट लगता है, शुगर लगता है, सपोज जिंजर लगती है, सपोज गार्लिक लगती है, जो भी मटेरियल लगता है वो भी तो यूज़ किया है टमाटर्स के साथ, टमाटो के साथ। यानी केचप बनाने के लिए या टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो उसने करी है ना मिस्टर ए ने। एज इट इज़ तो टमाटर उठा के नहीं बेच रहा ना मिस्टर बी को, उसने कुछ वैल्यू ऐड की है। सपोज उसने 500 रुपए की वैल्यू ऐड कर दी और आगे मिस्टर बी को 1500 रुपए के केचप या टोमेटो प्यूरी जो भी बेचा वो सब बेच दिए। ठीक है,
अब मिस्टर बी ने जब टोमेटो प्यूरी और केचप खरीदा तो रेस्टोरेंट में उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। पास्ता जब बनाया तो उसमें केचप डाली, मिर्च मसाले डाले, जो भी चीजें डलती हैं वो सब डाला, यानी कुछ ना कुछ इसने वैल्यू ऐड की, कुछ ना कुछ इसने वैल्यू एडिशन की होगी। मैं एक बाउंड्री बना रही हूँ, प्रोडक्शन बाउंड्री समझाने के लिए मुझे पहले बाउंड्री बनानी पड़ेगी। टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ रही है बेटा, सॉफ्टवेयर पे चल रहा है काम, बोर्ड नहीं है, अदरवाइज थोड़ी सीधी लाइन होती। हाँ जी, मैंने ये बाउंड्री बना दी। अभी ये जो फार्मर है, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ये बाउंड्री के अंदर हैं। जब पास्ता बन गया तो पास्ता किसको दिया? मिस्टर सी को। मिस्टर सी ने पास्ता किस चीज के लिए लिया है? खाने के लिए लिया है, टू कंज्यूम। मिस्टर सी कौन है? कंज्यूमर है। रेस्टोरेंट गया, उसने पास्ता खाने के लिए लिया, ठीक है। अब मिस्टर बी ने जब केचप या प्यूरी वगैरह ये चीजें खरीदी थी तो 1500 की खरीदी थी। उसके बाद मिस्टर बी ने उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी, मान लीजिए इसने 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी, तो 1700 रुपए का इसने पास्ता मिस्टर सी को बेच दिया। अब आप बोलोगे मैडम 1700 का पास्ता है, कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। तो मान लेते हैं हम किसी 5 स्टार होटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं बात कर रही हूं ताज की, ताज मानसिंह है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। मैंने अमाउंट थोड़ा बड़ा ले लिया, इसलिए हम मानते हैं कि हम किसी बड़े 5 स्टार होटल की बात कर रहे हैं। हो सकता है वहां इतने का ही हो, इतने का ही होगा, ठीक है। फिर से समझते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री की बात कर रहे थे हम। हाँ जी, एक किसान है, फार्मर है, प्रोड्यूसर है, टोमेटोज उगाए उसने, ठीक है। टोमेटोज उगाने के लिए उगाए उसने तो 1000 रुपए के मिस्टर ए को बेच दिए, जो कि केचप, टोमेटो प्यूरी, इस तरह की चीजें बना रहे हैं, यानी जिनमें टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर ए ने अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन करी उसमें और फिर उसको 1500 रुपए का बेच दिया, ठीक है, मिस्टर बी को। फिर मिस्टर बी रेस्टोरेंट चला रहा है, वो पास्ता बना रहा है या सब्जियां बना रहे हैं, वट एवर ही इज प्रिपेयरिंग, उसने कुछ वैल्यू एडिशन करी, 1700 का मिस्टर सी को पास्ता बेच दिया कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए। यानी ये जो जब चीज टमाटर से पास्ता में कन्वर्ट हो गई तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस करके कहाँ पहुंच गई? मिस्टर सी के पास, क्योंकि मिस्टर सी ने उस पास्ता को खाने के लिए इस्तेमाल किया है। वो मिस्टर सी पास्ता में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, बेचना नहीं है मिस्टर सी को, मिस्टर सी कोई बेच नहीं रहा चीज को, वो खाने के लिए चीज को खरीद रहा है, कंजम्पशन करने के लिए ले रहा है। यानी पास्ता में अब कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी है और इसने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है। यानी पास्ता इस केस में हमारा क्या बन गया है? फाइनल गुड। क्या बन गया है? फाइनल गुड। अगर खाना खाए बिना क्लास देख रहे हैं तो भूख भी लगाई होगी, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन पे आते हैं। दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री एंड नीड्स नो वैल्यू एडिशन। वो गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, ये बाउंड्री क्या है जो मैंने बनाई है, इसे हम प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। यानी अब इन गुड्स में, अब इस चीज में किसी भी वैल्यू को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज कहाँ पहुंच गई? कंज्यूमर के पास। क्योंकि कंज्यूमर जब भी कोई चीज खरीदता है डायरेक्ट कंजम्पशन करने के लिए खरीदता है, खाने इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है, बेचने के लिए नहीं खरीदता, उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने सोल्ड अ पर्स। सपोज मैंने पर्स बेचा टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? होलसेलर है, ठीक है। इसको मैंने पर्स बेचा 500 रुपए का, होलसेलर है, इसने मुझसे पर्स लेके उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन क्या कर सकता है? हो सकता है पर्स को थोड़ा इसने उसमें कुछ जिप वगैरह लगाई, क्योंकि मैंने पर्स एज इट इज बना के बेच दिया, मेरा जिप लगाने का काम नहीं है, जो जिप वगैरह होती है। इसने वैल्यू ऐड की, उसने जिप लगाए पर्स में, ठीक है, और उसने कुछ टैग वगैरह लगाए, कंपनी का ब्रांड नेम, लोगो वगैरह, ये सब चीजें ऐड करी, कुछ भी वैल्यू एडिशन करी इसमें, व्हाटएवर, ठीक है। 500 रुपए का मैंने इसको बेचा था, यहां पे लिखती हूँ 500 रुपए का, ठीक है। अब इसने क्या किया? कुछ वैल्यू एडिशन कर दी, 800 रुपए का बेच दिया आगे। मान लेते हैं इसने 300 रुपए की वैल्यू एडिशन करी, एडेड वैल्यू ऑफ 300, और 800 रुपीज का बेच दिया इसने मिस्टर वाई को। ये कौन है? रिटेलर। अब इसने फिर कुछ वैल्यू एडिशन करी,
रिटेलर ने खरीद के इसको पैक किया, इसको अच्छे से डेकोरेट करके रखा। जो पर्स खरीदते हैं तो उसके अंदर न्यूज़पेपर वगैरह डाल के रखते हैं ताकि पर्स की शेप दिखाई दे। व्हाटएवर जो भी इसने किया, इसने भी कुछ वैल्यू एडिशन करी। मान लेते हैं इसने 200 रुपए की वैल्यू एडिशन करी और आगे जाके ये इसने मिस्टर जेड को बेच दिया। और मिस्टर जेड कौन है? कंज्यूमर है। इसने पर्स इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है, 1000 रुपए का पर्स मिस्टर जेड के पास आ गया। तो वैल्यू एडिशन किस स्टेज तक हुई है? सिर्फ इस स्टेज तक। इस स्टेज तक वैल्यू ऐड हुई है, क्योंकि मिस्टर जेड कोई वैल्यू ऐड करने वाला नहीं है, क्योंकि इसने पर्स किस लिए खरीदा है? पर्स इसने सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है, इसलिए मिस्टर जेड इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे। तो अब ये बाहर निकल के आ गया, यानी इसने पर्स ने प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर ली और ये मिस्टर जेड के पास पहुंच गया। तो पर्स इस केस में क्या बन गया? फाइनल गुड। पर्स क्या बन गया? फाइनल गुड। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लिया हमने पर्स का। मैंने एक पर्स जो है खरीदा या बनाया, जो भी मैंने किया, मिस्टर एक्स को बेच दिया। मैंने एक पर्स बनाया, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एक्स को बेच दिया। एक्स कौन है? होलसेलर। मैंने बोला मैंने पर्स तो बना दिया लेकिन जिप लगाने वाली मशीन मेरे पास नहीं है। एक्स कहता कोई नहीं मैं लगा लूंगा। उसने वैल्यू ऐड करी, जिप विप लगाई, उसमें 300 रुपए की वैल्यू ऐड करके आगे 800 रुपए का वाई को बेच दिया। वाई कौन है? रिटेलर है। ठीक है, उसने 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी पर्स में। उसने उस पर्स को थोड़ा सा क्लीन किया, पॉलिथिन में पैक किया, पैकेजिंग करी उसकी, जो भी किया, 200 रुपए की वैल्यू ऐड करके आगे जेड कंज्यूमर को बेच दिया 1000 रुपए का। तो जब कंज्यूमर तक पहुंचा तो प्रोडक्शन बाउंड्री से वो पर्स बाहर निकल के आ गया, तो वो क्या बन गया? फाइनल गुड। क्या बन गया वो? फाइनल गुड। ठीक है, अगर मान लीजिए जब मैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रही हूं, मैं जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रही हूं, उसमें हम उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। याद है डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर नेशनल इनकम में ऐड किए जाते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 500 रुपये भी ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने पर्स बेचा होलसेलर को, मैंने वो ऐड कर दिया। फिर आगे होलसेलर ने उस पर्स को बेचा 800 रुपये का, मैंने वो भी ऐड कर दिया। फिर आगे रिटेलर्स को पर्स बेचा, रिटेलर ने पर्स बेचा मिस्टर जेड को, वो भी मैं ऐड कर दूं 1000 रुपये। तो एक जो पर्स था जो मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुंचा, वो 3 बार ऐड हो गया। चीज तो यही है ना, पर्स तो एक ही है, यही वाला पर्स है जो यहाँ भी ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड हो गया और यहाँ भी ऐड हो गया। यानी एक ही पर्स कितनी जगह ऐड हो गया? 3 जगह ऐड हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम ये डिफरेंस सीख ही क्यों रहे हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का? क्योंकि सिर्फ नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं। फाइनल गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं। ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ऐसा क्यों? अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। देखो एक ही पर्स 3 बार आ रहा है, कितनी बार एक ही पर्स आ रहा है? ये वही तो पर्स है। हमने यहाँ 500 रुपए का लिया, ठीक है, मिस्टर ए से 500 रुपए का मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने 500 रुपए का बनाया पर्स। आगे जब मैंने इसको 800 रुपए का बेचा, तो इस 800 में ये 500 तो पहले से ही इंक्लूडेड है ना। माइनस अगर मैं 500 कर दूं तो मैंने कितने की वैल्यू ऐड करी है? अल्टीमेटली 300 रुपए की तो वैल्यू ऐड करी है, यानी 500 रुपए 2 बार आ गया और 1 बार और यहाँ आ गया। और जब ये 800 के बाद 1000 का बिका, तो मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी थी इसमें? मैंने खाली 200 रुपए की तो वैल्यू ऐड करी थी, यानी 200 रुपए की वैल्यू इसमें मैंने ऐड करी थी, 500 रुपए की वैल्यू उसने ऐड करी थी। तो यहाँ कितना आना चाहिए था? 300 रुपए की कितना आना चाहिए था? खाली 500 रुपए। क्लियर है? यानी एक ही चीज, एक ही पर्स आप देख रहे हैं नेशनल इनकम में कितनी बार ऐड हो गया। ऐसे ही अगर हम पीछे जाएं, ये जो टमाटर है, यहाँ पे भी मैं 1000 रुपए भी ले लूं, मैं ये 1500 रुपए भी ले लूं और मैं ये 1700 रुपए भी ले लूं, तो एक टमाटर 3 बार आ गया। यहाँ भी टमाटर, केचप, जब केचप बनाने के लिए टोमेटोज में वैल्यू ऐड की गई, तो इस 1500 में 1000 तो पहले ही इंक्लूडेड है ना। जब मैं किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, अगर मैं केचप बना रही हूँ और आगे मुझे वो केचप बेचनी है, तो क्या मैं टमाटर की कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करूंगी क्या? ऑब्वियसली मैं टमाटर की कॉस्ट ऐड करूंगी। मान लो मैं शर्ट बेच रही हूँ, जब मैं शर्ट बेच रही हूँ तो मैंने कपड़ा कितने का खरीदा? मैंने थ्रेड कितने का खरीदा?
फिर मैंने उसमें जो बटन्स लगे हैं वो कितने के खरीदे, इन सब की कॉस्ट तो ऐड करूंगी ना शर्ट में, तभी तो शर्ट की कॉस्ट निकल के आएगी। शर्ट 1000 रुपए की है तो इस 1000 रुपए में इन चीजों की कॉस्ट भी तो पहले से ही इंक्लूडेड है ना, और मैं फिर दोबारा ऐड कर लूं, यानी इस 1500 में 1000 रुपए पहले इंक्लूडेड है, इस 1700 रुपए में ये 1000 रुपए पहले से ही इंक्लूडेड है, ये 500 रुपए जो इसने वैल्यू ऐड की वो भी पहले से इंक्लूडेड है, तो मैं 1700 ही ना ले लूं, यानी मैं सीधा वही चीज क्यों ना ले लूं जो फाइनल गुड है, यानी इसके बाद इसमें वैल्यू ऐड होनी ही नहीं है, जब इस 1700 में ये 1000 भी शामिल है जितने की मैंने चीज बेची, ये 500 भी शामिल है जितने की मिस्टर ए ने वैल्यू ऐड करी, तो मैं 1700 ही लूंगी। क्लियर है? तो जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को उसमें ऐड किया जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक ही चीज नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कई बार ऐड हो जाएगी और मेरी नेशनल इनकम की जो फिगर है वो बहुत इन्फ्लेटेड दिखाई देगी, यानी बहुत ज्यादा, उतनी नेशनल इनकम है ही नहीं जितनी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, जितनी शो हो रही होगी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, एक ही चीज को 3-3 बार ले लिया, एक ही चीज को मैंने 3-3 बार ले लिया। क्लियर है? तो जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की तरफ। बुक्स में नोट्स में बेटा डेफिनेशन खोल लीजिए फाइनल गुड्स की। तो इसमें फाइनल गुड्स की क्या डेफिनेशन है? फाइनल गुड्स, दीज रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इस लाइन को समझते हैं दोबारा से। हाँ जी, फाइनल गुड्स कौन से हैं? जो कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं। ये जो पर्स 1000 रुपए का मिस्टर जेड ने लिया था, ये मिस्टर जेड ने जो पर्स लिया था, किस लिए लिया था? कंजम्पशन के लिए, तो इसीलिए पर्स क्या बन गया? फाइनल गुड। अब हम देखते हैं वो जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा वो क्या कहना चाह रहा है। तो फाइनल गुड्स किस लिए खरीदे जाते हैं, बात करते हैं आगे। फाइनल गुड्स या तो परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, दो सेक्टर थे, बार बार ये बात आएगी, फॉर कंजम्पशन। फाइनल गुड्स या तो हाउस होल्ड खरीदता है किसके लिए? कंजम्पशन के लिए, या फिर दूसरा सेक्टर कौन था? फर्म था, और परचेज्ड बाय फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, फाइनल गुड्स या तो हाउस होल्ड खरीदेगी कंजम्पशन करने के लिए, जैसे कि जेड ने पर्स खरीदा और सी ने पास्ता खरीदा, उन्होंने कंजम्पशन के लिए वो चीजें खरीदी हैं, तो या तो फाइनल गुड्स कंज्यूमर खरीदेगा, हाउस होल्ड खरीदेगा डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, या फिर जो फाइनल गुड्स हैं वो फर्म खरीदेगी। फर्म किस लिए खरीदेगी? इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए खरीदेगी? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो गुड्स हाउस होल्ड के द्वारा खरीदे जाते हैं कंजम्पशन के लिए, उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं, और जो गुड्स फर्म खरीदती है इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्हें हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड ने क्या खरीदा? दूध खरीदा मैंने अपने घर के लिए कंज्यूम करने के लिए, तो दूध क्या बन गया? फाइनल गुड। मैंने ऑयल खरीदा खाना बनाने के लिए, घर में यूज करने के लिए, तो ऑयल क्या बन गया? फाइनल गुड्स। मैंने टीवी खरीदा देखने के लिए अपनी कंजम्पशन के लिए, तो टीवी क्या है? फाइनल गुड। मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा अपनी कंजम्पशन के लिए, तो रेफ्रिजरेटर क्या है? फाइनल गुड। मैंने कपड़े खरीदे, कपड़े क्या है? फाइनल गुड्स। मैंने यूटेंसिल्स खरीदे, बर्तन खरीदे, बर्तन मेरे लिए क्या है? फाइनल गुड्स। यानी मैं ये जितनी भी चीजें खरीद रही हूँ अपने लिए खरीद रही हूँ, मुझे बेचनी नहीं है ये चीजें आगे, कंजम्पशन के लिए खरीद रही हूँ, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स, यानी कि फाइनल गुड्स का ही एक टाइप है। अभी हम फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स या तो हाउस होल्ड खरीदेगा कंजम्पशन के लिए, जैसे कि दूध, ऑयल, टीवी, फ्रिज, कपड़े, जूते, बर्तन, जो भी किताबें, जो भी कंज्यूमर खरीद रहे हैं, या तो वो फाइनल गुड्स होंगे, या फिर फर्म जो गुड्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदती है। एग्जाम्पल, मशीन परचेज्ड
बाय अ फर्म। किसी फर्म ने मशीन खरीदी है, बेचने के लिए नहीं खरीदी है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं, सॉरी, एग्जांपल लेती हूं मैं इसका, एक कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप ओनर परचेज्ड अ मशीन, मशीन खरीदी कॉफी शॉप के ओनर ने। अब वो मशीन उसने किस लिए खरीदी? कॉफी बनाने के लिए, ताकि वो अपने कस्टमर को कॉफी बना के दे सके। तो ये मशीन इसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। इसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है। अब कॉफी शॉप के ओनर ने क्या खरीदा? एसी खरीदा। कॉफी शॉप में एसी नहीं होगा तो कस्टमर जाएगा ही नहीं, तो एसी इसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इसने चेयर्स खरीदी, कुर्सियां खरीदी, टेबल खरीदे कॉफी शॉप के मालिक ने, लोग बैठेंगे कहां पे? ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट। यानी कॉफी शॉप के ओनर ने खुद इस्तेमाल करने के लिए नहीं लिया, इसने किस लिए इस्तेमाल किया है? क्योंकि ये अपने बिजनेस में क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एसी को ना तो ये बेचेगा, ना तो ये कुर्सी टेबल को बेचेगा, ना तो ये कॉफी बनाने वाली मशीन को बेचेगा। ये चीजें इसने किस लिए खरीदी हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? डेफिनेशन पे आए दोबारा। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर परचेज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी जो गुड्स या तो कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं, देखेंगे रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप भी कर लीजिए। यानी जो गुड्स या तो कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं, और कंजम्पशन के लिए गुड्स को जो खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर या हाउस होल्ड। या फिर वो गुड्स किस लिए खरीदे जाते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स को कौन खरीदता है? फर्म या प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर जो गुड्स कंजम्पशन के लिए खरीदता है हम उसे फाइनल गुड्स कहते हैं, या फिर जो फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदती है उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो फाइनल गुड्स का मतलब दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी या तो वो कंज्यूम करने के लिए खरीदे गए हैं, या तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदे गए हैं, उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। आगे डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल द गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स आर फाइनल गुड्स। जितने भी गुड्स कंज्यूमर हाउसहोल्ड खरीदता है वो सभी के सभी कौन होते हैं? फाइनल गुड्स, एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन। क्योंकि कंज्यूमर जो भी खरीदता है कंज्यूमर, वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए खरीदता है, बेचने के लिए नहीं खरीदता। अगर मैं कोई चीज अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए ले रही हूँ, इसका मतलब मैं फाइनल कंजम्पशन के लिए ले रही हूँ। लेकिन अगर मैं वही चीज आगे बेचने के लिए ले रही हूँ, तो इसका मतलब मैं कौन हूं? मैं फर्म हूं, फिर मैं कंज्यूमर नहीं हूं। तो कंज्यूमर जो भी खरीदे, चाहे टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, खाने की चीजें खरीदे, वो सारी की सारी क्या होती हैं? फाइनल गुड्स। लेकिन जो गुड्स फर्म परचेज करती है वो फाइनल गुड्स सिर्फ तभी होते हैं इफ दे आर परचेज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मशीनरी। लेकिन अगर कोई फर्म गुड्स खरीद रही है, वो फाइनल गुड्स तभी कहलाएंगे जब वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से खरीदे जा रहे हैं। अब अगर एक कॉफी शॉप वाला कॉफी की मशीन खरीद रहा है बेचने के लिए, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसका मतलब वो तो किस लिए खरीद रहा है? फिर रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, तो वो फाइनल गुड्स नहीं होंगे। जैसे केचप है, केचप अगर मैं खरीद रही हूँ, मैं कस्टमर हूं, मैं केचप ले रही हूँ, तो मैं कंजम्पशन के लिए खरीद रही हूँ, तो वो फाइनल गुड है। लेकिन यही केचप अगर एक रेस्टोरेंट वाला ले रहा है तो वो फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि वो उसको आगे यूज करने के लिए खरीद रहा है, इसलिए वो फाइनल गुड नहीं है। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर सेल्फ कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जितने भी गुड्स कंज्यूमर खरीदते हैं वो सारे के सारे फाइनल गुड्स होते हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं। और जितने भी गुड्स फर्म खरीदती है वो सिर्फ और सिर्फ तभी फाइनल गुड्स कहलाते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जाएं। क्लियर है? तो आगे हम चलते हैं अब थोड़ा सा इंटरमीडिएट गुड्स की तरफ, कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स, दोज गुड्स which have not crossed the production boundary,
and some value is yet to be added। देखो फाइनल गुड्स से उल्टा है। फाइनल गुड्स क्या थे? जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है और कोई वैल्यू एडिशन नहीं चाहिए, जबकि उल्टे हैं इंटरमीडिएट गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं की है, नॉट क्रॉस्ड, और कुछ वैल्यू एडिशन अभी भी करनी बाकी है, अभी भी करनी बाकी है। हमने एग्जांपल में देखा कि ये पर्स जब बाहर कंज्यूमर तक पहुंच गया तब जाके वो क्या बन गया? फाइनल गुड। उससे पहले तक वो क्या था? इंटरमीडिएट गुड। हाँ जी, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करती हूँ, एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एक जूस शॉप है, जूस की दुकान वाला है, उसने खरीदे बायर्स फ्रूट खरीदे उसने। अब इस फ्रूट्स को तो नहीं बेचेगा, उसकी दुकान किस चीज की है? जूस की है, फल वाला नहीं है, वो जूस वाला है। तो जूस वाले ने जब फ्रूट्स खरीदे तो फ्रूट्स इसने किसके लिए खरीदे हैं? ताकि वो इनसे क्या बना सके? जूस। फ्रूट्स से जूस बनाने के लिए इसे और भी चीजें लगेंगी, जैसे इसे सॉल्ट की जरूरत होगी, इसे शुगर की जरूरत होगी, इसे वाटर की जरूरत होगी, या अगर वो कोई स्पाइस डाल रहा है तो स्पाइसेस की जरूरत होगी, उसे स्ट्रॉ देना पड़ेगा, उसे ग्लासेस यूज करने पड़ेंगे। यानी फ्रूट्स में जब वैल्यू ऐड होगी तब जाके वो जूस बनेगा। तो फ्रूट्स और सॉल्ट, शुगर, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ये सब चीजें क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि ये कहाँ हैं? ये प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर है। अभी हमने नमक नहीं बेचना, जूस वाले ने चीनी नहीं बेचनी, जूस वाले ने फल नहीं बेचने। यानी जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है अभी और वैल्यू ऐड करनी बाकी है, फ्रूट्स में शुगर, सॉल्ट, ये सब चीजें डाल के वैल्यू ऐड की जाएगी, तब जाके वो जूस बनेगा। तो जूस हमारा क्या है? जूस इज अ फाइनल गुड। जूस क्या है? फाइनल गुड। जबकि ये चीजें क्या है? ये चीजें कहलाती हैं इंटरमीडिएट गुड्स, यानी जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं की हैं अभी तक, अंदर ही हैं, प्लस जिनमें कुछ वैल्यू ऐड करनी बाकी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक शर्ट बनाने वाला है, एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, शर्ट मैन्युफैक्चरर है, क्लियर है? अब इसने क्या क्या खरीदा? क्लॉथ खरीदा, यानी कि कपड़ा, इसने थ्रेड खरीदा, धागा खरीदा, इसने बटन्स खरीदे। सपोज ये चीजें लगती हैं शर्ट बनाने में। ये सब चीजें प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर हैं। जब तक क्लॉथ में थ्रेड, बटन इस्तेमाल करके वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी, यानी इनमें वैल्यू ऐड करनी बाकी है, कपड़ा नहीं बेचना, थ्रेड नहीं बेचना, बटन्स नहीं बेचने, इनकी मदद से चीज में वैल्यू ऐड करनी है। तो जब वैल्यू ऐड होगी तब जाके ये क्या बनेगी? शर्ट। तो शर्ट क्या बनेगी हमारी? शर्ट विल बी फाइनल गुड, क्योंकि प्रोडक्शन की बाउंड्री के बाहर आ गई है, प्रोडक्शन की बाउंड्री के बाहर आ गई है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनल गुड। तो शर्ट कौन खरीदेगा? शर्ट को दो लोग खरीद सकते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, फाइनल गुड्स को कौन कौन खरीद सकता है? दो लोग खरीद सकते हैं, या तो फर्म या तो हाउस होल्ड। तो या तो कंज्यूमर खरीदेगा शर्ट पहनने के लिए, तब भी ये फाइनल गुड है, या फिर इसको कौन खरीदेगा? हॉस्पिटल में आप देखेंगे आजकल यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की जाती है। आजकल क्या प्रिस्क्राइब की जाती है? यूनिफॉर्म। हाँ जी, जब मैं शर्ट की बात कर रही हूं तो शर्ट या दो लोग खरीदेंगे, कौन कौन? या तो कंज्यूमर खरीद सकता है शर्ट, या फिर कौन खरीदेगा? कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीदेगा। मान लीजिए मैं बात करूं किसी ऑफिस की, ऑफिस में आजकल यूनिफॉर्म भी प्रिस्क्राइब की जाती है, यूनिफॉर्म भी दी जाती है। अब ये यूनिफॉर्म इन्होंने किस लिए खरीदी है? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ताकि हमारे ऑफिस में जो है एक रेपुटेशन बनी रहेगी। हाँ जी यार, इस ऑफिस में तो लोग अपनी ड्रेस कोड में आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं। हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे आजकल ड्रेस कोड्स होते हैं, या किसी बड़े बड़े ऑफिस में। तो एक तरीके से ये सब इनके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? तो हमने क्या एग्जाम्पल दिया, जब एक शर्ट बनाने वाला कपड़ा, धागा, बटन, ये चीजें खरीदता है, तो ये चीजें क्या बन जाती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इन चीजों ने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है और इनमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी बाकी है।
क्लियर है? जूस वाले ने फ्रूट्स खरीदे, शुगर खरीदी, सॉल्ट खरीदी, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें क्या होती हैं? फाइनल गुड्स होती हैं। सॉरी, शुगर, सॉल्ट और फ्रूट्स ये सब क्या है? ये सब इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और फाइनल गुड क्या बन गया? जूस। इन चीजों में वैल्यू ऐड करी तब जाके क्या बना? जूस। और जूस क्या बन गया? फाइनल गुड। अब इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन पे आते हैं, नोट्स में देखेंगे। दीज रिफर टू दोज गुड्स विच आर ईदर फॉर रीसेल, या तो ये चीजें रीसेल के लिए खरीदी जाती हैं, जैसे सपोज मैं एक रिटेलर हूं, मैंने शर्ट खरीदी है रीसेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो शर्ट मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि मैंने शर्ट किस लिए खरीदी है? रीसेल के लिए। या फिर मैंने कोई चीज किस लिए खरीदी है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जैसे जूस वाले ने जूस, सॉल्ट, शुगर किस लिए खरीदे थे? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फर्दर प्रोडक्शन वो किस चीज की कर रहा था? जूस की। क्लियर है? जैसे मैं एक शर्ट बनाने के लिए सुई, धागा, कपड़ा, ये सब चीजें खरीद रही हूँ। किस लिए खरीद रही हूँ? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ताकि मैं शर्ट की प्रोडक्शन कर सकूं, यानी कि रॉ मटेरियल के तौर पे। तो जो गुड्स या तो रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं, जैसे कि टीवी बनाने वाले ने टीवी बेचने वाले ने टीवी खरीदा, किस लिए खरीद रहा है? रीसेल के लिए, तो टीवी उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड। ऐसे ही अगर किसी शर्ट बनाने वाले ने कपड़ा खरीदा, धागा खरीदा, वो किस लिए खरीद रहा है? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो धागा, बटन्स, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर, ये चीज याद रखेंगे, आगे बताऊंगी। एग्जाम्पल, मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप। अगर किसी डेयरी शॉप में मिल्क यूज हो रहा है, तो या तो उससे वो दही बना रहा होगा, पनीर बना रहा होगा, घी बना रहा होगा, यानी क्या कर रहा है? फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है, फर्दर प्रोडक्शन, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। कोल यूज्ड इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयला क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ताकि प्रोडक्शन की जा सके, तो वो क्या बन गया? इंटरमीडिएट। दीज आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूमर नहीं खरीदता है, क्योंकि कंज्यूमर जो गुड्स खरीदता है वो क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा, फाइनल गुड्स। ऑल द गुड्स परचेज्ड बाय द कंज्यूमर आर फाइनल गुड्स। तो कभी भी कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं खरीदता, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स तो या तो रीसेल के लिए लिए जाते हैं या प्रोडक्शन के लिए, और वो कंज्यूमर नहीं करता। तो जनरली एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदता है। क्लियर है? Generally, intermediate goods lose their identity when they undergo production process. Generally, not always. Generally, ज्यादातर इंटरमीडिएट गुड्स अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। जैसे अगर जूस बनाया तो फ्रूट्स थोड़ी ना रह गए, फ्रूट ने तो अपनी आइडेंटिटी खो दी। जब जूस बना तो उसमें चीनी नहीं दिख रही, उसमें फ्रूट्स नहीं दिख रहे, उसमें शुगर नहीं दिखाई दे रही, क्या दिख रहा है? जूस। तो फ्रूट्स ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, शुगर ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, सॉल्ट ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। ऐसे जब शर्ट बन रही है तो कपड़ा नहीं दिख रहा उसमें हमें धागा नहीं दिख रहा, या जो भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं शर्ट बनाने में वो नहीं, हमें शर्ट दिख रही है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया, वो बटन नहीं है, वो क्या है? शर्ट बन गई है उससे। तो दे जनरली लूज देयर आइडेंटिटी, नॉट ऑलवेज। जैसे बटन तो दिख रहा है, आइडेंटिटी लूज नहीं करी उसने, तो जनरली शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि जनरली, हमेशा नहीं होता। जैसे अब सोफा बन रहा है लकड़ी का, तो अब उसे हम लकड़ी नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? सोफा कहेंगे। क्लियर है? तो लकड़ी ने अपनी आइडेंटिटी खत्म करके उसने किसकी प्लेस ले ली? सोफे की। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नोट क्या दे रखा है? हाँ जी, अभी जो हम बात पढ़ रहे थे कि ईदर फॉर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, हमने एक बात पढ़ी इंटरमीडिएट गुड्स में। आप ये देखिए, इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर। जैसे मैं अभी लकड़ी की बात कर रही थी, कोई कारपेंटर है, फर्नीचर वाला है, वो लकड़ी इस्तेमाल करके फर्नीचर बना रहा है। क्लियर है? उसने लकड़ी इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाया। अब कुछ लकड़ी एंड ऑफ द ईयर में बच गई है, एंड ऑफ द ईयर में बच गई है, तो लकड़ी उसके लिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। लकड़ी उसके लिए क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। उसी साल में जो लकड़ी यूज हो गई वो क्या बन गई? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ चीजें अगर बच जाती हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है? फाइनल गुड, क्योंकि वो हमारा क्या बन जाता है? असेट। वो हमारा क्या बन जाता है? असेट। तो नोट क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो पूरे साल में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इफ दे आर लेफ्ट अनयूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। उन्हें फाइनल गुड्स कहा जाता है, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो इस्तेमाल हो चुके हैं,
जो इस्तेमाल हो चुके हैं, ये वो नहीं है जो इस्तेमाल हो चुके हैं तो बच गए हैं, तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, जिन्हें फाइनल गुड्स में ऐड कर दिया जाता है, जिन्हें फाइनल गुड्स में ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है? दोबारा देखते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदे जाते हैं, या तो उन्हें दोबारा बेचा जाता है या फिर उनसे आगे प्रोडक्शन की जाती है, यानी वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर रीसेल किए जाते हैं। अब आगे सवाल ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि इंटरमीडिएट गुड कौन सा है और फाइनल गुड कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये डिपेंड करता है एंड यूज पे। एंड यूज देखना है प्रोडक्ट का, एंड यूज ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। मान लीजिए एग्जाम्पल, प्रिंटर परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड ने प्रिंटर खरीदा है, किस लिए खरीदा है? कंजम्पशन के लिए। किस लिए खरीदा है? कंजम्पशन के लिए। तो वो क्या है? फाइनल गुड, क्योंकि फाइनल गुड्स क्या होते हैं? परचेज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और इंटरमीडिएट गुड विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन। और यही प्रिंटर अगर खरीदा है सेलर ने, प्रिंटर सेलर है, कोई प्रिंटर बेचने वाला है, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड। हाँ जी, यानी एक ही चीज इंटरमीडिएट भी हो सकती है और वही चीज फाइनल गुड भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अल्टीमेट एंड, उसका यूज क्या हो रहा है। अगर प्रिंटर रीसेल के लिए खरीदा जा रहा है तो इंटरमीडिएट है। हाँ, अगर प्रिंटर हाउसहोल्ड खरीद रहा है तो वो क्या बन जाता है? फाइनल गुड। या फिर फर्म खरीद रही है फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे मेरा केसीए इंस्टीट्यूट है, मैंने अपने ऑफिस में प्रिंटर रखा हुआ है, तो मैं उसको क्या यूज कर रही हूँ? एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं उसको रीसेल थोड़ी ना करूंगी, मैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए प्रिंटर ये है, तो मेरे लिए क्या है? वो असेट है। फाइनल गुड्स एक तरीके से असेट होते हैं। अकाउंट्स की भाषा पे अगर जाएं तो दे आर अ काइंड ऑफ असेट। हाउसहोल्ड, मैं फ्रिज, टीवी, अलमीरा जो भी खरीद रही हूँ, सब मेरे लिए क्या है? असेट्स हैं। कंज्यूमर तो जो भी खरीदेगा वो हमेशा ही फाइनल गुड होंगे। फर्म के लिए कैसे डिसाइड करते हैं? फर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का असेट ही है, यानी फर्म किस लिए खरीदती है उसको? इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो उसके लिए क्या है? असेट। मशीन क्या है? असेट। तो मशीन क्या है फर्म के लिए? फाइनल गुड। प्रिंटर मेरे लिए क्या है? असेट। तो मैंने किस लिए खरीदा? इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो क्या बन जाता है? फाइनल गुड। तो हमें चीज का एंड यूज देखना है, एंड यूज देखना है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रूट्स। अभी हमने पीछे भी लिया था। फ्रूट्स अगर मैं खरीद रही हूँ, मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रही, मैं खाने के लिए खरीद रही हूँ, कंजम्पशन के लिए खरीद रही हूँ, तो वो क्या है? फाइनल गुड। अगर इन फ्रूट्स को कौन खरीद रहा है? फ्रूट सेलर। वो क्या करेगा? उसको रीसेल करेगा, क्योंकि वो रीसेल करेगा तो उसके लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड कौन होते हैं? विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि वो इंटरमीडिएट गुड है, फाइनल गुड है? इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जैसे कि शुगर। शुगर अगर हाउसहोल्ड खरीद रहा है तो क्या है? वो फाइनल गुड। लेकिन यही शुगर अगर टी सेलर खरीद रहा है, टी स्टॉल वाला खरीद रहा है, चाय बेचने वाला, तो उसके लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि इससे वो क्या करेगा? फर्दर प्रोडक्शन करेगा, चाय बनाएगा, आगे चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी फर्दर प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है? शुगर इंटरमीडिएट गुड, यानी चीज का आखिर में क्या इस्तेमाल होने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज इंटरमीडिएट होगी या फाइनल होगी। नोट्स पे वापस आ रहे हैं। हाँ जी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड इज बेस्ड अपॉन द end use of the product. End use, a commodity can be intermediate as well as final depending upon its nature of use. Example, milk intermediate है, अगर स्वीट शॉप वाला ले रहा है, मिठाई वाला दूध खरीद रहा है तो मिठाइयाँ बनाएगा,
यानी फर्दर प्रोडक्शन के लिए ले रहा है तो इंटरमीडिएट है। लेकिन अगर हाउस होल्ड ले रहा है, कंज्यूमर ले रहा है, तो वही क्या है, फाइनल गुड। इम्प्लीकेशन आपको बता दी है, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, अदरवाइज इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। पर्स वाला एग्जांपल लिया था ना, जो फाइनल कंज्यूमर जब खरीदता है तभी हम पर्स को इंक्लूड करते हैं, नहीं तो पर्स की वैल्यू 3-3 बार आ जाएगी। ऐसे ही जूस की वैल्यू 3-3 बार आ जाएगी। एक बार मैंने फ्रूट्स खरीदे हैं, उसको भी डाल दिया मैंने, फिर मैंने चीनी खरीदी, उसको भी डाल दिया, फिर मैंने जूस खरीदा, उसको भी डाल दिया। जबकि जूस की कॉस्ट में फ्रूट्स की कॉस्ट पहले ही इंक्लूडेड है, शुगर की कॉस्ट पहले ही इंक्लूडेड है, सॉल्ट की कॉस्ट पहले ही इंक्लूडेड है। तो मैं सिर्फ किसकी कॉस्ट लूंगी, सिर्फ और सिर्फ जूस की कॉस्ट लूंगी। ऐसे मिठाई बनाने वाले की जब हम बात करेंगे तो मिठाई को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। चीनी की कॉस्ट मिठाई में पहले ही शामिल है, दूध की कॉस्ट मिठाई में पहले ही इंक्लूडेड है, खोए की कॉस्ट मिठाई में पहले इंक्लूडेड है, तो उसको हम दोबारा नहीं लेंगे, 2-2 बार आ जाएगा नहीं तो, इसलिए उसे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसीलिए नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स आते हैं। क्लियर है? हाँ जी। फिर हमने पीछे बात करी थी फाइनल, थोड़ा सा चलो रिवाइज करते हैं पहले। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं और वैल्यू एडिशन नहीं चाहिए। एक डेफिनेशन तो ये थी। दूसरी क्या थी? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जाते हैं। यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए और फर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है, उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क, टीवी, ऑयल, फ्रिज, बर्तन, व्हाटएवर परचेज बाय हाउस होल्ड, या मशीन कोई फर्म परचेज कर रही है, कॉफी शॉप वाला कॉफी की मशीन खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, वो उसके लिए असेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या बन जाते हैं? फाइनल गुड्स। उसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स क्या आते हैं? जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया और वैल्यू ऐड नहीं हुई। यानी दूसरी डेफिनेशन, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो रीसेल करना है एज इट इज, टीवी वाला एज इट इज टीवी बेच देगा, शर्ट वाला होलसेलर से खरीद के रिटेलर एज इट इज शर्ट को बेच देगा रीसेल के लिए, या फिर हम उससे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। यानी कि या तो हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या तो फिर चीज को दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों में? इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, अगर एक चीज दोबारा बेचने के लिए खरीदी जा रही है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदी जा रही है तो वही चीज क्या बन जाएगी? इंटरमीडिएट गुड। लेकिन वही चीज अगर फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदी जा रही है तो वही चीज क्या बन जाएगी? फाइनल गुड। प्रिंटर अगर मैं खरीद रही हूँ अपने घर या ऑफिस के लिए तो फाइनल गुड है, लेकिन मैं प्रिंटर बेचने का काम करती हूँ तो मैं प्रिंटर खरीद रही हूँ तो वो इंटरमीडिएट गुड है। हाँ जी। मैं एक चाय वाला हूँ, चाय वाला अगर दूध खरीद रहा है, दही खरीद चाय पत्ती खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है, तो मैं चाय बनाने के लिए यानी फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीद रही हूँ तो इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन मैं एक हाउस होल्ड हूँ, कंज्यूमर हूँ, चीनी अपने घर के लिए ले रही हूँ तो वही चीनी क्या बन जाएगी? फाइनल गुड। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। और लास्ट चीज, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड की जाती है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है? चाय की कीमत लेंगे हम फाइनल गुड में, क्योंकि चाय की कीमत में ऑलरेडी चीनी, दूध की कीमत ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्लियर है? हाँ जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने किया था कि फाइनल गुड्स को 2 लोग खरीदते हैं। पीछे मैं दिखा देती हूँ हमने जब किया था। तो फाइनल गुड्स मैंने लिखा था ईदर परचेज बाय कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन और फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसके बेसिस पे फाइनल गुड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। फाइनल गुड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक तो कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कहलाती हैं, और दूसरी कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। क्योंकि फाइनल गुड्स 2 तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो कंज्यूमर लेगा या प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए लेगा तो कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए लेगा तो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। तो फाइनल गुड्स की 2 कैटेगरीज हैं, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? विच आर परचेज फॉर कंजम्पशन, विच आर परचेज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, विच आर परचेज्ड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जबकि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? विच आर परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी आगे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प मिल सके। मशीन अगर फर्म ने खरीदी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड यूज्ड फॉर
फर्दर प्रोडक्शन, मशीन प्रोडक्शन करने के लिए खरीदी है, तो मशीन क्या है, कैपिटल गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। कंज्यूमर गुड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी कई तरह के होते हैं, हमारे घर में कई तरह की चीजें, दूध दही चीनी भी होता है हमारे घर में, कपड़े जूते बर्तन भी होते हैं, टीवी फ्रिज ये चीजें भी होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। कई जगह सिर्फ दो कैटेगरीज भी दे रखी होती हैं, कई किताबों में सिर्फ ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दे रखा होता, सेमी नहीं दे रखा होता, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, मेरी तरफ से मैं करवा रही हूँ। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जो कई सालों तक इस्तेमाल किए जाते हैं, विच आर यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि टीवी, हर साल टीवी नहीं खरीदा जाता, टीवी घर में एक बार आ गया, एसी एक बार आ गया, फ्रिज एक बार आ गया, तो ये चीजें सालों साल चलती हैं, 5 साल 10 साल 15 साल भी चलती हैं, तो वो कहलाती हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे घर में क्रॉकरी भी आती है, हमारे घर में कपड़े भी आते हैं। अब कपड़े कोई 5-5 साल तो 10-10 साल नहीं पहनता है, जूते भी आते हैं, ये 5-5 10-10 साल नहीं पहने जाते हैं। तो जो गुड्स की एक लिमिटेड लाइफ होती है, डेफिनेशन के लिए हम ये कह देते हैं अप टू अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, लगभग 1 साल। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लगभग 1 साल जिनकी लाइफ होती है उन्हें हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। नॉन ड्यूरेबल वन टाइम कंजम्पशन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि दूध पिया और खत्म, फ्रूट्स खाए खत्म, सब्जी खत्म होगी उसी दिन, ब्रेड है, जो खाने की चीजें होती हैं जो वन टाइम कंज्यूम हो जाती हैं उसे हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और सर्विसेज इंटेंजिबल जो होती हैं सर्विसेज, जैसे हम टीचिंग सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज कंज्यूम की, किसी से कोचिंग ली या ट्यूशन ली, टीचिंग की सर्विस हमने ली, कंज्यूम हो गई। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं और ये भी स्टोर नहीं की जा सकती, कांट बी स्टोर। मैंने अभी पढ़ाया तो पढ़ा दिया तो खत्म उसी टाइम, सर्विस अवेल हो गई। या जैसे आप बार्बर शॉप पे जाते हैं उसकी सर्विसेज ली, या फिर आप लॉयर के पास जाते हैं उसकी सर्विसेज ली, तो ये सारी क्या होती हैं, सर्विसेज। डेफिनेशन पे आते हैं थोड़ा सा, इनकी कैटेगरी हमें दे रखी है नोट्स में। हाँ जी, फाइनल गुड्स की 2 कैटेगरीज हैं, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, या फिर विच आर परचेज्ड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। एक ही बात है, एग्जांपल ब्रेड, बटर, पेन, क्लॉथ्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं। फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कुछ भी आप इस तरह की चीज, एसी ले रहे हैं घर के लिए, कंप्यूटर ले रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, ये सारे लॉन्ग पीरियड के लिए लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है। सेमी ड्यूरेबल, दे आर यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 1 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। मैं ये नहीं कह रही आप 1.5 साल कपड़े नहीं पहन सकते या क्रॉकरी नहीं इस्तेमाल कर सकते, इट इज पॉसिबल, बट जनरली एग्जाम्पल क्लोथ्स, शूज, क्रॉकरी, ये सब क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल, दे आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, उसी समय खत्म हो जाते हैं। मिल्क, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, ये सारी चीजें सिंगल एक्ट में खत्म हो जाती हैं। दीज आर इंटेंजिबल एंड नॉन मटीरियल, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, बार्बर्स, टीचर्स, ये सारी क्या है, सर्विसेज। तो ये 4 तरह के कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स होते हैं। फिर हमारे कैपिटल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फर्म मशीनरी खरीद रही है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर दूसरे गुड्स बनाने के लिए, मशीन, इक्विपमेंट। अब जैसे मान लीजिए फर्नीचर बनाने वाले हैं, उनके पास मशीनरी है, तो वो लकड़ी काटने की मशीन है मान लीजिए उनके पास, तो वो लकड़ी काटने की मशीन से वो क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं। या टेक्सटाइल मिल है, मशीनें हैं उनके पास कपड़ा बनाने के लिए, तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, तो उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। दे हैव अ लाइफ ऑफ सेवरल ईयर्स, उनकी बहुत सालों की लाइफ होती है, उनको रिपेयर की जरूरत भी होती है, मेंटेनेंस की जरूरत भी होती है, एंड दे ऑल्सो डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड यूसेज। अब जो मशीनें हैं, असेट्स हैं, मैंने बताया था कैपिटल गुड्स एक तरीके के असेट्स होते हैं बिजनेस के लिए, तो ऑब्वियसली असेट्स डेप्रिशिएट होंगे। आपको पता है फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया जाता है, मेंटेन भी किया जाता है, मशीन को डेप्रिशिएट किया जाता है, मेंटेनेंस भी की जाती है। हाँ जी, फिर बात आती है वही क्लासिफिकेशन की। क्लासिफाई का वही एक तरीका है एंड यूज। क्लासिफिकेशन कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में कैसे करेंगे, एंड द एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, अल्टीमेट इस्तेमाल क्या हो रहा है। वही मशीन, मान लीजिए मेरी जो है अपना जनरल स्टोर है सपोज,
एक कन्फेक्शनरी शॉप है, मैं फ्रिज खरीद रही हूँ ताकि ठंडी कोल्ड ड्रिंक या केक रखने के लिए, इस तरह की चीजें खरीदने के लिए मैं फ्रिज खरीद रही हूँ। तो मैं किस लिए खरीद रही हूँ, मेरे लिए वो फ्रिज क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो वो फ्रिज मेरे लिए क्या बन गया, कैपिटल गुड। अगर मैं एक दुकानदार हूँ, कन्फेक्शनरी शॉप हुई मेरी, बेकरी की दुकान है, वही फ्रिज मैं घर के लिए खरीद रही हूँ तो क्या है, कंज्यूमर गुड। तो एंड यूज पर डिपेंड करेगा। अगर वही चीज डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, कंज्यूमर खरीदता है, तो कंज्यूमर गुड। फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रही हूँ मैं, बिजनेस में यूज कर रही हूँ उसको, तो वो क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड। A same good can be consumption as well as intermediate depending upon its ultimate use. मशीनरी कह रहा है, मान लीजिए प्रिंटर है, अगर एक कंज्यूमर हाउस होल्ड खरीद रहा है, कंजम्पशन गुड है। लेकिन अगर बिजनेस फॉर्म खरीद रही है तो वो क्या बन जाता है, कैपिटल। यानी बिजनेस जो भी असेट खरीदता है वो क्या है, कैपिटल गुड। बिजनेस अगर असेट खरीद रहा है, कैपिटल गुड। हाउस होल्ड तो जो भी खरीदेगा, फाइनल गुड। क्लियर है? चलो, तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस क्लियर है। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, 4 तरह के, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। इनकी लाइफ स्पैन पर डिपेंड करता है, लाइफ बहुत ज्यादा है, ड्यूरेबल है, लाइफ कम है, सेमी ड्यूरेबल है, सिंगल एक्ट में ही खत्म हो जाएंगे तो नॉन ड्यूरेबल। और सर्विसेज तो इंटेंजिबल हैं और मटीरियलिस्टिक नहीं होती, दिखाई नहीं देती, छू नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें हम सर्विसेज कहेंगे। और कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए गुड्स खरीदे जाते हैं, वो कैपिटल गुड्स। क्लासिफाई कैसे करेंगे, एंड यूज के बेसिस पे। अगर डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो कंजम्पशन गुड, अगर फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो कैपिटल गुड। क्लियर है? एक छोटी सी बेटा वर्कशीट है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरमीडिएट और फाइनल में क्लासिफाई करना है। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, एक पब्लिशिंग हाउस है, पब्लिशर है, पेपर खरीद रहा है, पेपर खरीद रहा है किस लिए, किताब बनाने के लिए। यानी वो क्या करेगा, किताब की फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स खरीदे जाते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि पेपर एक पब्लिशर किताब बनाने के लिए खरीद रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीद रहा है, इंटरमीडिएट। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जो भी खरीदता है फाइनल होता है। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान वाला चावल किस लिए खरीद रहा है, रीसेल करने के लिए खरीद रहा है। तो रीसेल करने के लिए जो चीजें खरीदी जाती हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। रॉ मटेरियल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, रॉ मटेरियल किस लिए खरीद रही है, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो चीजें खरीदी जाती हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, कंज्यूमर तो जो भी खरीदेगा, आंख बंद करके फाइनल है। हाँ, यहाँ पे बाय कंज्यूमर की जगह बाय अ प्रॉपर्टी डीलर लिखा होता तो वो क्या बन जाता, इंटरमीडिएट, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर मकान को रीसेल करने के लिए खरीद रहा है। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर है तो आंखें बंद करके फाइनल, जो भी कंज्यूमर खरीदता है फाइनल है। फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर, फार्मर फर्टिलाइजर क्यों यूज कर रहा है, फर्टिलाइजर को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा, रीसेल के लिए नहीं खरीद रहा, किस लिए खरीद रहा है, अपनी फसल उगाने के लिए खरीद रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। यानी फर्दर प्रोडक्शन क्रॉप्स की हो सके, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेगा तो फसल कैसे उगेगी। यानी क्रॉप्स उगाने के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। क्रॉप की कीमत में फर्टिलाइजर की कीमत इंक्लूडेड होगी। मशीन खरीद रही है फर्म, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रही है, फाइनल गुड। कपड़े एक फैक्ट्री वाला खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है फैक्ट्री वाला, क्या करेगा, उससे शर्ट्स या कुछ क्लॉथ्स बनाएगा, डिजाइन करेगा, तो उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? तो आज बेटा हमने क्या क्या किया, 2 चीजें करी हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पढ़ा हमने। उसके अलावा हमने फाइनल गुड्स के 2 टाइप पढ़े, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। आई होप सबको क्लियर है, चीजें, कंसेप्ट क्लियर हैं। किसी को नहीं क्लियर है तो यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी, बार बार मैं बोल रही हूँ। क्लियर है? और वीडियोस देखते रहिए टाइम टू टाइम और कॉन्टिन्यूएशन में देखिए, यानी सीक्वेंस में देखिए। क्लियर है? तो अगली क्लास में हम मिलते हैं अपने अगले कंसेप्ट के साथ। ठीक है? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।